सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के इतिहास, जिसमें कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद राज्य गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी तक हम लोगों ने झारखंड में हुए घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, जो कि आपको एक फिगर के तौर पर, एक कहानी के तौर पर आपके जहन में होगी यदि आप लोगों ने उन सारे क्लास को अच्छे से देखा है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग झारखंड की अवस्थिति, इसकी स्थापना के समय क्या था, भौगोलिक परिवेश, क्षेत्र, ये सब पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 15 नवंबर 2000 ये दिन प्रत्येक झारखंडियों के जीवन में बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन कह सकते हैं कि झारखंड को एक अलग पहचान मिली, हमें एक अलग पहचान मिली, सेपरेट, जो कि यहाँ की आदिवासियत कल्चर है, उसे पहचान मिलने का दिन यही है 15 नवंबर 2000। इस समय राज्य गठन के समय झारखंड में कुल 18 जिला और 4 प्रमंडल थे। अभी वर्तमान समय में क्या हो गया है, ये बढ़ गया है और बढ़कर हो गया है 24, और ये 4 से बढ़कर के हो गया है 5। एक कौन सा बढ़ा है और कब बढ़ा है ये सवाल भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दिया गया है कि ये 5वां प्रमंडल कौन सा है और वो अस्तित्व में कब आया। तो आप क्लास भी करते रहें, टेस्ट सीरीज भी लगाते रहें, आप लोगों को कंप्लीट जो बोलते हैं तैयारी, वो सारा कुछ इसमें शामिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बढ़ कर के ये हो गया है। अब है कि इसमें एरिया क्या था, तो एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, 79714 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर जो कह लीजिए, ये हमारे झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। मतलब हमारे झारखंड का विस्तार कुल इतने क्षेत्रफल पे है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि पहले ही क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर झारखंड को अच्छे तरीके से समझना है तो आप उसके क्षेत्र को याद कर ले। डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वो आपको याद करना ही होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर में है। इससे आपको पढ़ने में भी काफ़ी सहूलियत होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वो सारे डिस्ट्रिक्ट को लोकेशन के साथ, कि किस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा किसके पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, ये सारा आप लोग उसके अवस्थिति के साथ याद कर लीजिए। यही आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने में सहायता प्रदान करेगा। तो अभी बढ़ कर के हो गया 24, ये है हमारा क्षेत्रफल। अब है कि ये इतने क्षेत्रफल पे विस्तार है, परीक्षा में ये पूछता है, ये सब सारा अभी तक जितना पॉइंट है ये सब पूछता है कि निर्माण के समय कितना जिला था, कितना प्रमंडल था, कितना अभी वर्तमान में कितना है प्रमंडल, जिला, क्षेत्रफल क्या है। इसके अलावा अवस्थिति भी पूछ देता है, अक्षांश और देशांतर के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग ये बेसिक जानते ही होंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। शॉर्टकट में अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या है। ये मान के चलिए ये है आपका ग्लोब, ये हमारा विषुवत रेखा,
जब बीच में जो दो भाग में पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, तो ये सब जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा ढूंढने मत चले जाइएगा कि ये कहाँ पर है, क्योंकि अभी से लगभग 11-12 साल पहले सर मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था कि कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? ये विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कह लीजिए, इंग्लिश में वो और हिंदी में कर्क रेखा। तो कर्क रेखा है ये, तो अभी क्लासिफिकेशन मतलब इसको स्पष्ट किया गया है कि ये ओरमांझी से गुजरता है, और बाकायदा वहाँ पर एक चिन्ह के तौर पर स्थापित एक डायग्राम वहाँ पे क्या बोलते हैं अवसंरचना वहाँ पे विकास किया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको एक फोटो भी यहाँ दिखा दिया जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। मुस्कुराने वाला क्या बात है वो तो पता नहीं, लेकिन मुस्कुराने कहता है तो एक बार मुस्कुरा दीजिएगा, उसमें पैसा तो आपका लग नहीं रहा है, तो खुशी है कि हाँ भाई कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। और नीचे होता है मकर रेखा। ये कुल इसी तरह इसी के समानांतर रेखाओं में बांटा गया है पृथ्वी को, काल्पनिक रेखाएं हैं ये, इसी को बोला जाता है अक्षांश रेखा। तो सर ने पढ़ाया था कि जो अक्षांश रेखा कर्क रेखा है वो झारखंड से होकर के गुजरती है, और अभी जैसे स्पष्टीकरण किया गया है कि ये ओरमांझी से होकर के गुजरती है। अभी से 10-12 साल पहले इतना क्लियर नहीं था, कुछ लोग कहते थे ध्रुवा से गुजर रहा है, कुछ हटिया से, कुछ ओरमांझी से, कुछ कांके से, इस टाइप का होता था। तो उस समय सर ने बताया था कि ये ध्रुवा से होकर के गुजरता है। तो एक मेरे बहुत ही काबिल मित्र वहाँ पे चले गए और पूरा बोलता है कि अगला दिन ढूंढ के आए, उनको तो मिला नहीं। तो वो आकर के बोल रहा है सर को कि सर आप बोले कि ध्रुवा से होकर के गुजरता है कर्क रेखा, मैंने पूरा ध्रुवा का चक्कर लगा दिया, कहीं कर्क रेखा दिखा ही नहीं। सर बोले शाबाश, वाह, आप मेरा नाम रोशन करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये ध्रुवा से होकर के गुजरता है और आप ढूंढने चल दिए। अरे भाई ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, ये आपको अध्ययन के दृष्टि से खींचा गया रेखा है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन में कहीं पे लाइन खींच दिया गया कि यही कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये 130 डिग्री अक्षांश है, ये इतना अक्षांश है, वैसा नहीं है। तो आप इन रेखाओं को समझते होंगे, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं में भारत की झारखंड की अवस्थिति यहाँ पर है, ये देखिए लगभग कर्क रेखा हमारे बीच से होकर के गुजरती है, मतलब रांची के पास से, तो इस टाइप का है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा का जो विस्तार है वो है 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। ये वाला देखिएगा, ये पढ़ने के लिए आप जानिएगा, पहले को बोलते हैं, अगर गोल सा है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, उसके बाद अगर एक लाइन खींचा हुआ है तो उसको बोला जाता है मिनट, और उसके बाद अगर डबल लाइन खींचा हुआ है ऊपर में तो उसको पढ़ते हैं हम लोग सेकेंड। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से इसका विस्तार है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। समझ में आ रहा है? ये विस्तार इतना में है। तो अक्षांश रेखाओं में हमारा विस्तार इतना है। अब दूसरा बात होता है देशांतर। देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो यही है ग्लोब, और ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर ये भी काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं ढूंढने मत आप लोग भी चले जाइएगा। ये प्रधान यामेतर और इसके साथ साथ ऐसा ऐसा इस टाइप का रहता है, ये है देशांतर। जब ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस समय अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे, कितनी हैं, क्या है, इसका क्या उपयोग है। जैसे अक्षांश रेखाओं का क्या उपयोग है, देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है, टाइम कैलकुलेशन जैसे होता है ना कि अमेरिका और इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है, या फिर ब्रिटेन और इंडिया में, इंडिया और इधर फिलीपींस में, जापान में क्या टाइम डिफरेंस है, या फिर अक्षांश रेखाओं से हम लोग क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन वो ज्योग्राफी के क्लास में। यहाँ पे हम लोग अक्षांश देशांतर रेखाओं पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर बता दिया जा रहा है। तो देशांतर रेखाओं, तो यहाँ पे क्या है, हमारी अवस्थिति
ये विषुवत रेखा और ये प्रधान यामित्र, तो हमारा स्थिति लगभग इधर में है। और यहाँ पे ये देखिएगा, इसको भी इसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह करते करते आगे गया हुआ है। तो देशांतर रेखाओं का जो हमारा विस्तार है वो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट, बस इतना ही है। तो ये देख लीजिएगा, इधर में हमारा विस्तार इतना है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह करते करते आया होगा। और झारखंड जहाँ से स्टार्ट होता है वो है 83 से 87, दोनों के देखिएगा लगभग 4 का डिफरेंस है, इसमें भी और इसमें भी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच, एक अक्षांश रेखाओं में कितना किलोमीटर होता है, देशांतर रेखाओं में कितना किलोमीटर होता है, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए लगभग 110 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज, तो इसीलिए लगभग दोनों है। और झारखंड का जो विस्तार है, चूँकि लगभग दोनों साइड में बराबर है, तो इसलिए लगभग ये दोनों भी क्लियर है। चूँकि देशांतर रेखाओं में क्या होता है ना, देशांतर रेखाएं देखिएगा, ये सारा आकर के यहाँ पे मिल जा रहा है और बीच में इसका डिफरेंस बढ़ जाता है। और अक्षांश रेखाओं में वैसी बात नहीं होती है, ये सभी जगह समान होता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो ये मत कीजिए कि एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए। तो इसका इस तरीके से विस्तार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो झारखंड है हमारा, इस टाइप का मान के चलिए जो हमारा झारखंड है, ठीक है। मैप आप लोग खुद से ज़्यादा बेहतर बना सकते होंगे, बना लीजिएगा। तो इस टाइप का जो विस्तार, तो ये याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर और ये वेस्ट टू ईस्ट है 463 किलोमीटर। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड अस्तित्व में आया, झारखंड का गठन हुआ। उस समय 18 जिले और 4 प्रमंडल थीं। बाद में झारखंड गठन के बाद डिस्ट्रिक्ट जिलों की संख्या बढ़कर के 24 हो गई है वर्तमान में, और प्रमंडल भी बढ़कर के 4 से हो गया है 5। हमारे झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो 79174 स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, वन रिपोर्ट देखिएगा, वन रिपोर्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है, वहाँ पे 16 किलोमीटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो वन विभाग का वहाँ उसका अपना सर्वे है भारत का, तो उसका अपना रहने दीजिए। हमारा जो ऑफिशियल डेटा है वो हम लोग को यही याद करना है, 79714 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा क्षेत्रफल है। अक्षांश रेखाएं 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है। और देशांतर में हमारा विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये हम लोग क्या है, यहाँ पर हैं अवस्थिति। तो अक्षांश के संदर्भ में बोला जाए कि हम लोग किस गोलार्ध में हैं, पृथ्वी के किस गोलार्ध में हैं, तो अक्षांश रेखाओं पे हम लोग देखिए चर्चा करेंगे। यहाँ का है हम लोग 2 भागों में जब बांटा विषुवत रेखा, तो ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब है प्रधान यामित्र जो है उसके संदर्भ में देशांतर, चूँकि देशांतर कहाँ है हमारा, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक है। ये है ईस्ट, पूर्वी। देखिए, जब प्रधान यामित्र बांटा इस तरीके से पृथ्वी को, तो इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध। तो हम लोग किस गोलार्ध में हैं, पूर्वी गोलार्ध। अब है कि भारत के संदर्भ में झारखंड की अवस्थिति क्या है। तो भारत हमारा देख रहे हैं, आप लोगों को मैप दिमाग में आ रहा होगा, तो वहाँ पे झारखंड देख लीजिए किस भाग में है, ईस्टर्न पार्ट लिखता है, ठीक है, पूर्वी भाग में हम लोग। और यहाँ पे देखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके संदर्भ में उत्तर और इसके संदर्भ में पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया। अब है कि झारखंड की आकृति किस प्रकार की है। तो झारखंड की आकृति आप लोग देखिएगा लगभग चौकोर है, लगभग, ठीक है, चौकोर है, चतुर्भुजाकार लिखते हैं,
चतुर्भुजाकार, या अगर चौकोर भी आ जाएगा तो भी कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार नहीं है। तो चतुर्भुजाकार है हमारा। आकृति हमारे झारखंड का जो दिखने में कैसा है, तो चतुर्भुजाकार। जैसे भारत के संदर्भ में एक है कि जैसे बोलता कि एक जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। जब अंतरिक्ष पे गए हुए थे तब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि हमारा भारत विश्व में कैसा दिख रहा है, तब वहाँ से जवाब आया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो हमारा झारखंड किस प्रकार का है? चतुर्भुजाकार। तो इतना सारा चीज़ आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। रुकिए, एक चीज़ तो आपका छूट ही गया। यहाँ पे कर्क रेखा की तो बात की हमने। कर्क रेखा की बात की। अब ये भी प्रश्न आ सकता है, पूछता भी है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरता है, या फिर किन जिलों से होकर के गुजरता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जब भारत के संदर्भ में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो झारखंड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न बिल्कुल ही पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा झारखंड के किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आइए थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा झारखंड, ये है हमारा रांची, लगभग बीच से होकर के गुजरता है। इधर है हमारा रामगढ़। ठीक है, ये है रांची, ये है रामगढ़। यहाँ है हमारा ओरमांझी। इसके पहले है हमारा लोहरदग्गा। इससे पहले है हमारा, यहाँ पे देखिएगा, लातेहार, और ये है हमारा गुमला। तो लगभग इस प्रकार से ये गुजरता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया। सबसे पहले आपका आ गया लातेहार, फिर आ गया आपका गुमला, उसके बाद लोहरदग्गा, ये रांची, और ये रामगढ़। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़, इन जिलों से होकर के कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। इसके बाद है कि कुछ स्थान, जैसे कि कहाँ से होकर के गुजरती है, तो एक फेमस स्थान तो हो गया हमारा ओरमांझी। ये अब कंफर्म है, वहाँ पे एक फ़ोटो भी आपको दिखा दिया गया है जिस पे कि चर्चा किया गया कि यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। इसके बाद है आप कि किन रेखाओं से, तो सबसे पहला हो गया एक ओरमांझी, एक फेमस स्थान हो गया ओरमांझी, और एक याद रखिएगा आपका लातेहार, जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से नेतरहाट, मंगोलिया पॉइंट। ठीक है, ये दो स्थान याद रखिएगा कि कर्क रेखा इन स्थानों से होकर के गुजरती है, इन जिलों से होकर के गुजरती है। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग बात को इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, आगे बात करते हैं अब। अब देखिएगा, हम लोगों ने अभी बात किया कि झारखंड का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन को हम लोग 2011 की जनगणना के आधार पर लेंगे, क्योंकि अभी 2021 में जनगणना होना था, लेकिन अभी लगता नहीं है कि इसका रिपोर्ट अभी आ पाएगा, कारण आप लोग जान रहे हैं कोरोना। तो पॉपुलेशन क्या है 2011 के अनुसार 3,29,00,000 कुछ था। तो मोटा मोटी हमें ये फिगर याद करना है, 3,29,00,000
29 लाख, अभी तो ये बढ़ करके 3.5-4 करोड़ तक ही पहुँच भी गया होगा। और एरिया है ये। अब ये पूछता है कि एरिया के संदर्भ में, पॉपुलेशन के संदर्भ में भारत में झारखंड की स्थिति कितनेवें स्थान पर है, किस नंबर पे हैं हम लोग। तो जब एरिया के आधार पर बात होगा तो ये एरिया भारत के कुल एरिया का कितना परसेंट है, 2.42% एरिया के आधार पर। और पॉपुलेशन हमारा क्या है, पॉपुलेशन में हमारा कितना योगदान है, तो 2.72%। ये याद रखिएगा, एक है 42% पॉपुलेशन हमारा, मतलब स्थान जो है, मतलब हमारा जो एरिया है उसमें जनसंख्या में, मतलब भारत में जो हमारा योगदान है जनसंख्या में वो अधिक है एरिया के तुलना में। अब है कि हम लोग इसको देखेंगे कि किस किस प्लेस पे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चूँकि ये कम है तो हम लोग हल्का एक रैंक नीचे रहेंगे, 15वें स्थान पर हैं। एरिया के हिसाब से हम लोग 15वें बड़े राज्य के तौर पर, राज्य या केंद्र शासित, अगर कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो डेटा है ये अभी आपका तेलंगाना निर्माण हुआ, उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर टूट करके राज्य से वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उसके बाद का ये अवस्थिति है कि एरिया के हिसाब से हम लोग 15वें स्थान पर हैं और जनसंख्या के हिसाब से हम लोग 14वें स्थान पर हैं, 14th। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये इस चीज़ को समझ लें, एरिया वाइज 15वें स्थान पर। ये सब सारा एक एक जो पॉइंट अभी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये सब सारा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। ये सब सारा पॉइंट आप याद रखेंगे, सारा पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, एक भी छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ेंगे तो उसके बाद की जिम्मेवारी आपकी। हमें दोष मत दीजिए कि सर आपने नहीं बताया। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चर्चा करते हैं जिलों पर कि कौन कौन से जिले, क्योंकि परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछते हैं कौन सा राज्य, मतलब कौन सा जिला किस राज्य को छूता है, कितने राज्य को हम लोग छूते हैं, झारखंड कितने राज्य से संबंध है, झारखंड कैसा है। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, झारखंड एक क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट, इसको स्थलबद्ध बोलते हैं, स्थलबद्ध राज्य है। मतलब झारखंड जो है वो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। कहीं पर भी झारखंड की सीमाएं समुद्र से नहीं स्पर्श करती हैं, मतलब समुद्र को नहीं छूती हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट है ये। अब है कि कितने राज्यों से हम लोग अपनी सीमा का, बोलते हैं ना, सीमा शेयर करते हैं, तो ये है कुल राज्यों की संख्या है 5 राज्यों से हम अपने सीमा साझा करते हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नंबर पर है बिहार। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका बंगाल। तीसरे नंबर पर आ जाइए उड़ीसा। चौथे में आवे आपका छत्तीसगढ़ और पांचवा में है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। ये जो हमारा इस टाइप का मान के चलिए, हमारा जो झारखंड है इधर में है क्या, हमारा बिहार, इधर है हमारा बंगाल, ये हो गया आपका पूर्वी ओर, पूरब की ओर क्या है, पूर्व की ओर बंगाल, उत्तर की ओर बिहार, दक्षिण की ओर क्या यहाँ दिख पा रहा है,
एक मिनट लगता है आपको यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा। अब दिख पा रहा होगा। तो उत्तर में क्या है हमारा? बिहार, पूरब में है हमारा बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में आपका हो गया इधर छत्तीसगढ़, और यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर पश्चिमी भाग में टच करता है हमारा, एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है उत्तर प्रदेश, यूपी। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो टच करता है यूपी को वो है गढ़वा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किन किन कौन कौन सा जिला किस राज्य को छूता है। तो ये आप लोग इसका एक काम करेंगे, इसका आप लोगों को एक पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अभी जो हमारा होगा क्लास क्षेत्र वाइज कि किस क्षेत्र में कौन से चट्टानें पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में कौन सा धातु या खनिज कह लीजिए वो मिलता है, इसका भी एक लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ से ले ले और कंप्लीट लाभ उठाएं। तो इस पे चर्चा थोड़ा सा भी मैं करता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, आप खुद से इस सारे डिस्ट्रिक्ट को याद करिएगा। ये 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार को छूने वाले कुल डिस्ट्रिक्ट हैं 10। ऊपर से इधर आ जाइए, गढ़वा, पलामू, इधर से फिर चतरा, हजारीबाग, फिर उसके बाद कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये एक लाइन से ऊपर जितने भी हैं ये एक लाइन से सारे बिहार को टच करने वाले हैं। ये आप लोग खास याद रखिएगा कि तीन राज्यों को छूने वाला जिला कौन सा है, वो एकमात्र है गढ़वा, जो कि बिहार से भी टच होता है, यूपी से भी टच होता है, छत्तीसगढ़ से भी टच होता है। 2 राज्य को टच करने वाले जिले को भी याद रखिएगा कि कौन कौन से जिले 2 राज्यों को टच करता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से जिले 2 राज्य को टच करता है। 2-3 ऑप्शन दे दे तो आप फंस जाइएगा अगर नहीं याद है तो आप कोई भी मौका आयोग को ना दे कि वो आपको फंसा दे। सभी ओर से आप तैयार रहिए। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न हम लोग तैयार करते हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी बोलते हैं कि नहीं सर क्वेश्चन को बहुत घुमा देते हैं। तो घुमाते नहीं हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई आप हर एक परिस्थिति में पहले से तैयार रहें कि आपको आयोग चाह के भी इधर उधर भटका ना सके। आप आयोग को ही घुमा दें, आप कैसे भी आपको आयोग घुमाए हम लोग उसका सही जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये। इधर में आ जाइए तो बंगाल से कौन कौन टच करता है, तो ऊपर से ये साहिबगंज के बाद इधर हो गया आपका पाकुड़ के नीचे इधर दुमका वाला हो जाएगा, दुमका के बाद जामताड़ा जो धनबाद के बगल में ही है, उसका धनबाद, बोकारो, इधर फिर आ जाइए आपका बंगाल से टच होने वाला रामगढ़, रांची के बाद इधर आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद इधर वाले में आ जाइएगा तो इधर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, और इधर वाले में फिर छत्तीसगढ़ से सिमडेगा, इधर से आपका हो गया फिर गुमला, उसके बाद लातेहार और उसके बाद गढ़वा। और गढ़वा में लोग जान रहे हैं 3 राज्यों से टच हो रहा है, तो ये बहुत ही खास है। तो इस प्रकार से आप टोटल इन सारे चीज़ों को याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं चट्टान की ओर कि झारखंड में किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है और किस क्षेत्र में वो हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चट्टान। तो जब चट्टान के बारे में आप लोग सुनते हैं या पढ़ते होंगे तो ये तो सुने ही होंगे कि चट्टानों के ये जो क्रम है जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, तो ये सब चट्टानें झारखंड के किस क्षेत्र में हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं और हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा होगा। बहुत बार पूछता है कि यहाँ पे जो लौह पट्टी है वो किस क्रम की चट्टान में है, कोयला है वो किस क्रम की चट्टान में है। तो ये सब सवाल बहुधा ही पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर
ढूंढ लें, पढ़ लें, समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कि आप लोगों को चीज़ें मतलब ये जो चीज़ हैं वो समझ में आए आसानी से। क्योंकि जब आप फंस गए, जहाँ आप फंस गए प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पिसोजोइक, तो उसके बाद आप फंस जाइएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा आपको। तो आप लोग क्या करें, उसको सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सरलतम रूप से समझ में आए और जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो हल भी हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं झारखंड। तो झारखंड को कहा जाता है, झारखंड को माना जाता है कि ये क्या है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का ये पार्ट है हमारा जो झारखंड है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट के तौर पे हमारा झारखंड है। और प्रायद्वीपीय भारत को बहुत ही स्पेसिफिक तौर पर विशेषीकृत तौर पर इसे कहा जाता है, ये क्या है, इसे कहा जाता है ये चट्टानों की संग्रहालय है। संग्रहालय समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सभी कुछ संरक्षित है। सिर्फ एक प्रकार का चट्टान का विस्तार झारखंड में नहीं है, वो है कुड़प्पा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा चट्टान किस किस क्षेत्र में है। तो चट्टानों की संग्रहालय कहा जाता है, मतलब यहाँ पे प्राचीनतम से लेकर के नवीन जो है वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है हमारा झारखंड, तो सामान्य तौर पर ये हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी लगभग सभी का विस्तार है। एक नहीं है, वो आप लोगों को मैंने बताया, कुड़प्पा का विस्तार यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जब जैसे कि पृथ्वी था, इसको ये तो आप लोग सिद्धांत अगर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो ये थोड़ा बहुत या फिर जानते होंगे, तो सुने ही होंगे कि जब लावा के रूप में ये फिर ये संघनित होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ये जो ठंडा हुआ लावा, उसके बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ, तो उसको कहा जाता है आर्कियन। अच्छा यहीं पे अभी लिखते हैं आर्कियन। आर्कियन बना। आर्कियन के बाद इसके बाद इसमें अपरदन, निक्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं, तब इसे आगे चल कर के फिर दो भागों में ये विभाजित हो जाती है। इसको बोला जाता है ग्रेनाइट, एक प्रकार का पार्ट हो गया ये ग्रेनाइट प्लस नाइस, ये इस प्रकार का हो गया आर्कियन, ग्रेनाइट और नाइस। और एक ये चेंज होकर के इसका स्वरूप बदल गया, तो इसको कहा जाता है फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये जो आर्कियन का ये पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे मूल जो है चट्टान जो यही है आर्कियन, जो सबसे पहले लावा जब ये ठंडा हुआ और इसको संघनित होते हुए जब ये चट्टान का रूप लेने लगा, तो सबसे पहले जो निर्मित हुआ है वो यही है आर्कियन। इसके बाद ये पैतृक शैल बोल सकते हैं, पैतृक चट्टान यही है आर्कियन। इसके बाद ही इन सभी का अस्तित्व आया, अभी जो और पढ़ने वाले हैं। तो आर्कियन, इसके बाद दो प्रकार हो गया, ये ग्रेनाइट और नाइस प्रकार का। एक हो गया जो परिवर्तित हो गया स्वरूप, उसको बोलने लगे हम लोग धारवाड़ क्रम में। इस चट्टान की खोज वही कर्नाटक में पहली बार हुई, तो वहाँ पे उसी के नाम पर इसको भी धारवाड़ कहा जाने लगा। कुड़प्पा, जैसे ये बेसिकली होता है कि जहाँ पे पहला बार इसे खोजा जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली बार वहीं खुदाई हुआ, इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पे धारवाड़, गोंडवाना, तो ये गोंड जिला मध्य प्रदेश में, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश वाला, तो ये इसी प्रकार से नाम वहाँ पे उसको रखा जाता है। या कभी कभी आप देखते होंगे तूफान, अभी जो आया हुआ एक तूफान, उसका भी नामकरण, जितने भी तूफान आते हैं वो सबका नामकरण किया जाता है। तो इसी प्रकार से जब नामकरण किया जाता है कुछ कुछ नाम रख दिया जाता है। तो बेसिकली यही है कि जहाँ पर ये पहली बार खोज हुआ, इस प्रकार से जहाँ पे इन्वेंशन हुआ, उसी के नाम पे रखा जाता है। तो ये धारवाड़ क्रम।
अब देखिएगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड के इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो झारखंड के लगभग 90%, क्या यहाँ पे दिख रहा है, 90% क्षेत्र पर, 90% क्षेत्र पर यही ग्रेनाइट नाइस और धारवाड़ क्रम है। इसमें भी धारवाड़ क्रम ये धात्विक खनिजों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे धात्विक खनिज मिलते हैं, अधिकांश धात्विक खनिज यहीं पे मिलते हैं। और इसका विस्तार मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में, जिसमें कि आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सभी शामिल हो जाएगा। तो कोल्हान क्षेत्र और कुछ पार्ट दक्षिणी छोटा नागपुर का भी शामिल हो जाता है। तो ये जो धारवाड़ क्रम है इसमें कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका विस्तार है। और ये धात्विक खनिज मतलब क्या, जैसे कि आपका हो गया क्या, सबसे पहले तो लोहा हो गया, उसके बाद टंगस्टन हो गया, ये सब सारे जो है, कॉपर वगैरह हो गया। तो ये सब सारा चीज़ आपको धात्विक खनिज यहीं पे मिलेगा धारवाड़ क्रम में बहुलता के साथ। अब है ये, आप लोग ये मत सोचिए कि भाई कोई मैथमेटिक्स है कि एकदम यहीं पर है तो यहीं पर है, कुछ पार्ट इधर उधर बिखरा भी रहता है, तो उसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। मुख्य जो होता है कि संघनन वाला क्षेत्र की संघनित रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो ये इस क्षेत्र में है। इसके अलावा पूरे जो 90% में बिखराव है, अभी हम लोग जैसे चर्चा करेंगे, एक रफ सा फिगर बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप का, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये धारवाड़ इस टाइप का मिलता है इधर में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, इन जिलों में। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में ये बिखरा हुआ है ग्रेनाइट और नाइस प्रकार का। इसमें आपको कहीं कहीं पे आपको कुछ अन्य भी मिल जाएगा, अधात्विक भी। तो यहाँ पे इस चीज़ में और धारवाड़ क्रम में आपको धात्विक मिलेगा। ये सब सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सब सारा लिस्ट मिलेगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा खनिज है, अयस्क है, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा योगदान कितना है। ये सब सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया, आर्कियन ये हो गया पैतृक सेल, और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ गया, ग्रेनाइट और नाइस प्रकार का, और ये हो गया धारवाड़ क्रम का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विंध्य क्रम की। अब थोड़ा सा इसे मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम कहाँ है, तो विंध्यन क्रम देखिएगा, ये एक बाउंड्री है, गंगा का जो समतल मैदान है वो, और ये प्रायद्वीपीय पठार है, इन दोनों के बीच का ये बाउंड्री है। इन दोनों को बोल सकते हैं कि बीच का क्षेत्र है ये विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम का विस्तार, इसमें जैसे ये बेसिकली क्या होता है, ये बाद के समय में ये निर्मित हुआ, कुड़प्पा के भी बाद, जैसे आर्कियन के बाद ग्रेनाइट नाइस, उसके बाद धारवाड़ के बाद कुड़प्पा के बाद इसका नंबर आता है विंध्यन का। विंध्यन में मुख्य रूप से ये इसमें सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब चीज पाए जाते हैं। अब है कि इसका विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में है, तो विंध्यन हम लोग जान रहे हैं, विंध्य में इधर एमपी यूपी, और ये होते हुए इसका दो जो क्षेत्र है विस्तार है, कैमूर श्रेणी है, एक है आपका सोन श्रेणी। तो इन दोनों श्रेणियों में कुछ पार्ट आपके झारखंड भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें से कि मुख्य रूप से गढ़वा और कुछ पार्ट पलामू, गढ़वा और पलामू, कुछ पार्ट मुख्य रूप से गढ़वा शामिल होता है। और ये सब चीज़ जो है वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसमें
इस क्रम की चट्टानों में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग झारखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण है कोयला, इस पे बात करते हैं। तो कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा आर्कियन, ग्रेनाइट नाइस, और उसके बाद धारवाड़ के बाद कुड़प्पा तो हम लोग को देखना नहीं है। उसके बाद है विंध्यन क्रम, इतना हम लोगों ने देखा। इसमें कोयला की कहीं पे कोई चर्चा नहीं हुई है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि कोयला कहाँ पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना क्रम, इसका निर्माण कब हुआ ये पूछता है, ये वाला काल पूछता है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, कार्बोनीफेरस, इस काल में इसका हुआ, ये निर्मित हुआ है। कोयला एक चूँकि क्या है, ये ईंधन है, जीवात्म ईंधन बोल सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ ये ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे। पेड़ पौधे सब, मतलब ये नीचे जाना, पेड़ पौधे वगैरह जो भी और जैविक है पदार्थ है वो सब नीचे जाना, लाखों साल करोड़ों साल नीचे दबे रहना, और उसके बाद फिर उसका ईंधन के रूप में परिवर्तित होना। इस सब पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा उसमें करेंगे। तो ये निर्माण हुआ कार्बोनीफेरस काल में, और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और इसका मुख्य क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टान जो मुख्य रूप से प्रख्यात है, विख्यात है या प्रसिद्ध है, वो किसके लिए है? तो वो है कोयला के लिए। इसका विस्तार झारखंड में ये देखिएगा बीच वाले पार्ट में है। जैसे आप हजारीबाग प्लेटू और इधर रांची प्लेटू, ये दोनों के बीच में ये दामोदर एक नदी गई हुई है। इस पे एक कहानी है, हम लोग ये कल के क्लास में देखेंगे कि पाठ क्षेत्र जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ की स्थलाकृति कि किस क्षेत्र में क्या क्या ऊंचाई है, कैसे कैसे कहाँ पे भूमि है। तो ये रांची पठार और हजारीबाग पठार के बीच जो दामोदर नदी गुजरी हुई है उस पर हम लोग कल से चर्चा करेंगे। अभी ध्यान रखना है कि ये दामोदर नदी बेसिन और इधर उत्तरी कोयल नदी बेसिन, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी बेसिन और उत्तरी कोयल नदी बेसिन, ये याद रखिएगा, दामोदर नदी बेसिन प्लस उत्तरी कोयल नदी बेसिन, इस क्षेत्र में कोयला बहुतायत में पाए जाते हैं। मतलब आपका ज़िले में बात कर ले तो इधर लातेहार आ जाइए, इधर लातेहार के बाद इधर हजारीबाग, रामगढ़, फिर इधर आ जाइए धनबाद, बोकारो, कुछ ऊपरी पार्ट में भी है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र है दामोदर नदी बेसिन और उत्तरी कोयल नदी बेसिन। इस क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि मुख्य रूप से कोयला के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद हम लोग एक बात कर लेते हैं लास्ट, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप बेसिकली ये जाना जाता है लावा पठार के तौर पर। लावा पठार आप लोग समझते होंगे, जो कि लावा के उद्गमन और उसके जमाव के बाद निर्मित हुआ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की विशेषता होती है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में ये देखिएगा राजमहल ट्रैप का निर्माण इसी लावा उद्गमन के फलस्वरूप माना जाता है और इसका पार्ट माना जाता है। नीचे आपका जो पठार है ये, और क्या नाम है इसका, राजमहल ट्रैप और नागा, ये सब माना जाता है कि एक समय में ये सब सारे जो नागा खासी पहाड़ियाँ थी, राजमहल, ये सब एक ही ग्रुप का है। बाद के समय में ये धीरे धीरे फैलते फैलते अलग हो गया है। तो राजमहल ट्रैप इसी का है कि ये लावा उद्गमन के फलस्वरूप हुआ है, लावा जमाव, इसके परिणाम स्वरूप राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसके बाद सबसे जो नूतन मतलब सबसे नवीन नया जो हमारा स्थलाकृति है वो समतल बोल सकते हैं कि समतल है, समतल मैदान, और वो है गंगा नदी का बेसिन, मतलब गंगा का और इधर सोन का कुछ पार्ट, मतलब कुछ गढ़वा का क्षेत्र
जिसको कि नूतन में बोल सकते हैं जलोढ़ मृदा का जमाव क्षेत्र। और इधर लास्ट, चूँकि गंगा नदी हम लोग जानते हैं सिर्फ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है झारखंड की, वो भी मात्र थोड़ा सा साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का एकदम लास्ट वाला पार्ट, एकदम पूर्वी पार्ट, वहाँ से होकर के गुजरती है। और उसी क्षेत्र में ये यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव है। मृदा के चैप्टर में हम लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा मृदा कहाँ पर है, कैसे कैसे है, ये सब सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छे से देखना है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिल जाएगा हमारे ऐप पे ही। और आज का जो क्लास है इसका आप लोगों को कुछ जो आप लोगों को कहा गया है पीडीएफ, एक डिस्ट्रिक्ट वाला और एक मिनरल्स वाला, वो दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप उसे अवश्य ज्वाइन कर लें और पढ़ाई पे लगातार बने रहें। साथ ही सभी छात्र हमारे इकोनॉमिक्स क्लास को भी अवश्य देखें, वहाँ पे भी आपको अदर जो चैप्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 1 में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी जितना समय के अनुसार हमें जितना समय मिलेगा उस अनुसार वहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में। थैंक यू।